अब एक बार आते हैं फिल्म के ओपनिंग सीन में, जहां जंग हो रही है पूरे शहर में। काइंड ऑफ डिस्टोपियन सेटिंग हम देख सकते हैं, जहां चंद्रा कुछ रिट्रीव करने आई है एंड उसे लेके वो भाग भी जाती है। इनिशियली ऐसा लगता है कि यहाँ से भागने के बाद वो बैंगलोर आएगी एंड देन बाकी की फिल्म होगी, बट एक्चुअली में कई लोगों ने ये बात ध्यान नहीं दी कि ये जो पूरा सीक्वेंस है ये फ्यूचर में हो रहा है। जिस जंग की वार्निंग मुथू देता है फिल्म में, ये वही जंग हो रही है। काइंड ऑफ इस यूनिवर्स का इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम लेवल का इवेंट, जो पूरी तरह से हमें आगे के पार्ट्स में देखने को मिलेगा। लोका चैप्टर 1 चंद्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल स्टेप है इंडियन सिनेमा में सुपर हीरो जॉनरा की पॉपुलैरिटी की तरफ, और एक और बेहतरीन एग्जांपल इस चीज का कि भाई अपने इंडियन कल्चर में जो स्टोरीज हैं वो कितना गजब का सोर्स मटेरियल है अगर उसको अच्छे से अडेप्ट किया जाए। एंड लोका चैप्टर 1 तो एक बहुत ही वेल मेड प्रोजेक्ट है अगर हम बात करें कल्चरल अडेप्टेशन की, स्पेशली केरला फोकलोर जिस पर ये फिल्म का वर्ल्ड और उससे कैरेक्टर्स बेस्ड हैं, जो अपने आप में एक अच्छा खासा डिस्कशन डिजर्व करते हैं। एंड चेरी ऑन टॉप एक पोटेंशियली अच्छे सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन को भी ये फिल्म स्टैब्लिश करती है। तो ये सब कुछ इन डिटेल आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। लोका चैप्टर 1 की लोर के बारे में, केरला के फोक लोर में थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन और पॉसिबल फ्यूचर के ऊपर भी बात करेंगे। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस वीडियो में तुम्हें जानने को मिलने वाली है, ऐसी डिटेल्स जो तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या तुम जानते हो जिसे तुम लोग मिथ और इतिहास समझते हो वो वास्तव में होते हैं? तो फिल्म की समरी, फिल्म में क्या होता है, ये सब तुमको ऑलरेडी पता है और कोई और बता ही देगा तुमको। तो सीधा जंप करते हैं लोका चैप्टर 1 के लोर यानी कि लोक कथा पर, जो कि ओरिजिनल केरला फोकलोर यानी कि केरला के लोक साहित्य के ऊपर अपने यूनिवर्स की कहानी को स्टैब्लिश करती है, जिसमें कई सारे गॉड्स, क्रिएचर्स और बहुत सारे मैजिकल बीइंग्स आते हैं, जिसको ऑब्वियसली ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से थोड़ा चेंजेस किए गए हैं, उसे मॉडर्नाइज किया गया है एंड थोड़े से वेस्टर्न ट्रोप्स को मिक्स किया गया है, जो इन माय ओपिनियन बहुत ही फ्लॉलेसली वर्क करता है। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के सेंट्रल कैरेक्टर चंद्रा एके नीली के ऊपर। तो चंद्रा का जो कैरेक्टर हमें दिखाया गया है इस फिल्म में वो एक यक्षी है, एक इमॉर्टल बीइंग, सुपर पावर, सुपर स्पीड और खून पीने की तलब। अब जो यक्षी है वो केरला लोक साहित्य की एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, और सिर्फ केरला ही नहीं बल्कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी यक्षी का जिक्र किया गया है, और हर कल्चर का इसको लेके अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन है। जैसे हिंदुइज्म में यक्षी को माना गया है द गिवर ऑफ व्हाट इज डिजायर्ड, और ये भी कहा जाता है कि भूलोक यानी कि धरती लोक पे जो खजाने हैं उसकी रखवाली यक्षी करती है। लेकिन केरला लोक साहित्य में यक्षी का जो इंटरप्रिटेशन है वो काफी अलग है, और इसी के ऊपर चंद्रा के कैरेक्टर को बेस किया गया है। केरला लोक साहित्य में यक्षी को डिस्क्राइब किया गया है एक राक्षसी के तौर पर, जिसके पास शक्तियां होती हैं और वो इंसानों का खून पीती है। और इससे पहले ऑलरेडी हमने एक पॉपुलर मलयालम फिल्म में यक्षी को देखा हुआ है, एंड दैट इज ब्रह्मयुगम, जहां ओपनिंग सीन में ही यक्षी को दिखाया गया है जो थेवन के दोस्त को अपने मुंह में लाकर उसका खून पी जाती है। और इन यक्षियों के डिफरेंट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं केरला लोक साहित्य के अलग अलग टेक्स्ट में, यानी कि हर यक्षी का अपना एक अलग लेजेंड है। जैसे कि चिंपकवे अमल और नीलापल्ली अमल, दो बहनें जिनके पिता ने उनको ऑनर किलिंग में मार दिया एंड देन वो यक्षी बन गई। कंजीरोटी यक्षी, जो पहले चिरीथेवी नाम की एक तवाइफ होती है जो कुंजारमन नाम के एक आदमी से प्यार करती है एंड देन उसी के हाथों मारी जाती है, एंड देन उसके बाद वो यक्षी बन जाती है। इसी तरह से जो चंद्रा है वो भी एक स्पेसिफिक यक्षी के वर्जन पे बेस्ड है, जिसका नाम है कल्याणकट्टू नीली। तो जो नीली नाम है उसका इस फिल्म में वो तुम समझ गए होगे। एंड लोक साहित्य में कल्याणकट्टू नीली को डिस्क्राइब किया गया है कि वो खून की प्यासी होती है और अपीयरेंस में काफी खूबसूरत होती है, जो अगेन चंद्रा का भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो चेंज यहाँ पे हुआ है वो ये है कि जो ओरिजिनल केरला लोक साहित्य है उसमें जो कल्याणकट्टू नीली है उसको ईवल बताया गया है, जो कि मासूम लोगों का भी खून पीती है, जबकि फिल्म में दिखाया गया है कि वो अच्छे साइड पर लड़ रही है और सिर्फ बुरे लोगों को ही हंट करती है और उनका खून पीती है। एक और चीज जो फिल्म में दिखाई गई है कि नीली को एक काथनर कैप्चर करता है। ये पार्ट भी ओरिजिनल केरला लोक साहित्य में मेंशन किया गया है, जहां कड़मट्टथु काथनर ने कल्याणकट्टू नीली को रोका और इसे कैप्चर किया था। काथनर शब्द का मतलब ही होता है प्रीस्ट, जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं। ऑल्दो जो ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है उसमें काथनर ने नीली को मार दिया था, लेकिन यहाँ फिल्म में वो उसको बचा लेता है। तो इसी यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ही एक्यूरेटली बेस्ड है फोकलोर पे, लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो ओरिजिन्स हैं एंड जो बाकी चीजें हैं उसको लेके फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं। फिर काथनार नीली को बताता है कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे और भी हैं जिनसे लड़ने के लिए उसे नीली की मदद चाहिए, और स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि उसके पास दो लोग ऐसे हैं जिन्हें वो काबू नहीं कर सकता, जिनमें से एक का नाम वो बताता है चाथन यानी कि गॉब्लिन। और यहाँ वो बात कर रहा है टोबिनो थॉमस के कैरेक्टर की, जो कि एक चाथन है। जहाँ आता है केरला लोक साहित्य का दूसरा पॉपुलर कैरेक्टर। तो चाथन या गॉब्लिन केरला लोक साहित्य में ऐसे बीइंग्स हैं जिनके पास जादुई शक्तियां हैं एंड ये जाने जाते हैं अपनी बदमाशी और मैजिक ट्रिक्स के लिए, जिससे ये लोगों को परेशान करते हैं। ये काफी चंचल होते हैं और अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि इनका
कमाल कैसे किया जा रहा है। और इनकी चंचलता और बदमाशी हमने फिल्म में देखी हुई है ऑलरेडी। एंड ये कैरेक्टर भी हमने ब्रह्मयुगम में देखा है, जहाँ ममूटी सर प्लेड एन इविल चाथन। लेकिन काथनर कहता है कि 2 ऐसे लोग हैं जिनको वो काबू नहीं कर सकता, हालांकि वो दूसरे का नाम मेंशन नहीं करता। वेल, वो दूसरा और कोई नहीं बल्कि दुलकर सलमान का कैरेक्टर चार्ली है, जो फिल्म के एंड में आता है, जो कि एक ओडियन है। अब यहाँ आता है केरला लोक साहित्य का तीसरा कैरेक्टर। तो ओडियन बेसिकली असैसिन्स होते हैं जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस होते हैं, जिसका प्रदर्शन हमने लोका में देखा। ऑल्सो इनके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी भी होती है, जिसके चलते ये अपने आप को किसी भी जानवर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि जब भी एक ओडियन एक जानवर में ट्रांसफॉर्म होता है तो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। जैसे कुत्ता बनेगा तो एक पैर नहीं होगा, अगर बुल बनेगा तो एक सींग नहीं होगी। अब चार्ली को ऐसी एबिलिटीज यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है फिल्म में, लेकिन फिल्म ये चीज भी क्लियरली स्टैब्लिश करती है कि वो अकेला ओडियन नहीं है, एंड हो भी नहीं सकता बिकॉज ओडियन की एक पूरी क्लैन है लोक साहित्य के अकॉर्डिंग। अब याद करो कि फिल्म में एक डॉग को दिखाया गया है जिसका एक हाथ नहीं होता। पहली बार वो इंटरवल से पहले आता है एंड देन एंड में वो सेम डॉग चार्ली के साथ आता है। एंड दिस इज हाईली पॉसिबल कि ये भी एक ओडियन है जो आने वाले पार्ट्स में अपने ह्यूमन फॉर्म में रिवील होगा। पॉसिबल थ्योरी क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफी मैच करती है। तो यानी नीली की हेल्प से काथनार ने चाथन और ओडियन को काबू में किया और अब वो उन्हें इवल फोर्सेस से लड़ने के लिए यूज करता है। बाकी थोड़ी और इन्फो इनके ऊपर मैं अभी आगे बताऊंगा। अब एक और चीज गौर करना कि काथनर कहता है नीली से कि तुम्हारे जैसे और भी हैं, बट वो ये भी कहता है कि वो सिर्फ इंसान ही नहीं है, यहाँ के लोग भी नहीं हैं। बेसिकली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स या फिर सिंपल भाषा में एलियंस, जो हमें लेके चलता है लोका यूनिवर्स के फाउंडेशन की तरफ, जो आई बिलीव की बेस्ड है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर सेलेस्टियल बीइंग्स के अराउंड, बेसिकली अ वॉर बिटवीन गॉड्स। जो हमको फिल्म के स्टार्टिंग में जो पूरा एनिमेटेड सीक्वेंस है उसमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। और कई और कैरेक्टर्स को लेके हिंट्स भी मिलते हैं, जैसे कि मूथो या फिर दी एल्डर जो चंद्रा और बाकी सबका लीडर है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया है बट इट इज टू बी प्लेड बाय ममूटी सर, या फिर स्टार जिसका मेंशन किया गया है फिल्म की स्टार्टिंग में। तो आओ डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस सीन में ये एक लेडी है जो इस आदमी को कोई हुक्म दे रही है। नाउ नोटिस द बैकग्राउंड, स्काईलाइन देखो जहाँ एक नहीं 3 चांद स्पॉट कर सकते हैं हम। तो ये क्लियरली कोई दूसरा प्लेनेट है एंड ये लोग इसी प्लेनेट के लोग हैं। अब ये लेडी आई बिलीव स्टार है एंड ये है मुथो द एल्डर। अब इस सब कुछ समझाता हूँ आगे। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम एक स्पेसशिप को टेक ऑफ करते हुए देख सकते हैं एंड यहाँ देखो स्टार खड़ी हुई है, देख रही है उसे जाते हुए। एंड स्पेसशिप में मुथो ही है जो जा रहा है अर्थ पे। फिर देखो मुथो की स्पेसशिप अर्थ पे लैंड करती है एंड यहाँ देखो तो ये स्टोन एज चल रही है अर्थ पे। ये केव मैन है जिनसे मुथो इंटरेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखो तो वो केव मैन को आग के बारे में सिखा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली एटर्नल्स जैसा कॉन्सेप्ट है। कुछ सेलेस्टियल बीइंग्स अर्थ पे आते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को वो रिसोर्सेज देते हैं जो कि उनके फ्यूचर को शेप करेगी। एक और चीज गौर करना कि स्टार के प्लेनेट पे हम मैमथ देख सकते हैं। इससे एक और पॉसिबल थ्योरी बनती है कि लोका के यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं इन्होंने ही धरती और इंसान को बनाया है। जैसा कि एलियन प्रोमीथियस में हमने देखा है, इंसान जैसे दिखने वाले हाईली एडवांस स्पीशीज जो कि अपने से इंफीरियर स्पीशीज को बनाते हैं जो कि उन्हीं की तरह दिखती है। अब ये देखो यहाँ खड़ा है मुथो, ये स्टाफ देखो, वही स्टाफ जो उसके हाथ में हम देख सकते हैं फिल्म में। और उसके सामने एक स्पेसशिप लैंड होती है जिसमें स्टार और उसके साथ उसके बाकी प्लैनेट के लोग भी धरती पे लैंड करते हैं। इसके बाद शुरू होता है ट्विस्ट। इसके अगले ही सीन में हम देख सकते हैं कि कैसे इंसानों को स्लेवरी में ढकेला जा रहा है एंड ये जो लोग हैं ये स्टार के ही लोग हैं। इनकी ये स्टाफ देखो एंड यही सेम स्टाफ इस सीन में हम स्टार के पीछे खड़े इन गार्ड्स के पास देख सकते हैं। तो इसका मतलब स्टार और उसके लोगों ने धरती पे आके इंसानों पे हुकूमत करना शुरू कर दी एंड यही रीजन बनेगा स्टार और मुथो के बीच दुश्मनी का। अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी थ्योरी। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टार ने मुथो को धरती पे भेजा है इसलिए ताकि वो इंसानों को चीजें सिखाएं, उन्हें एडवांस बनाएं, उन्हें नॉलेज दे, एक कॉम्पिटेंट स्पीशीज बनाए। लेकिन ये सब स्टार ने उससे इसलिए करवाया है ताकि वो इंसान जैसी कॉम्पिटेंट स्पीशीज पे अपनी हुकूमत कर सके, उनके ऊपर राज कर सके। जब इंसान के पास सारे नॉलेज सारे रिसोर्सेज होंगे तो वो ज्यादा रिसोर्सफुल साबित होंगे स्टार के लिए। लेकिन मुथो को आई थिंक स्टार के इस असली प्लान के बारे में नहीं पता था, पर जब उसने देखा कि स्टार धरती पे आके इंसानों के साथ क्या कर रही है, माइट भी इसी वजह से वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। यहाँ इस फ्रेम में देखो तो हम देख सकते हैं इंसान ऐसे अपने हाथ बढ़ा रहे हैं मुथो की तरफ एंड मुथो काइंड ऑफ एक सेवियर फिगर की तरह उनके सामने खड़ा है। एंड देन इसके नेक्स्ट फ्रेम में मुथो और स्टार के बीच में एक जंग होगी जो यहाँ क्लियरली देख सकते हैं हम। फिर नेक्स्ट सीन में देखो यहाँ एक पॉड है जो समुद्र के अंदर जा रहा है एंड देन इस फ्रेम में देखो तो कुछ स्कूबा डाइवर्स हैं जो इस पॉड की तरफ बढ़ रहे हैं एंड गौर करो कि ये पॉड ऐसे धंस गया है और इसके ऊपर काई जम गई है, विच मीन्स ये काफी सालों से यहाँ पर है। फिर ये पॉड इंसान खोलते हैं और उसमें से ये औरत बाहर आती है व्हाइट ड्रेस में जो आई बिलीव स्टार है। देखो वही व्हाइट ड्रेस है बस बिना आर्मर के। सो आई थिंक जब मुथो और स्टार के बीच में जंग हुई तो मुथो ने उसे हरा दिया और इस पॉड में कैद करके उसे समुद्र की गहराइयों में छोड़ दिया एंड फिर
सालों बाद मॉडर्न डे में इंसानों ने उसे पोर्ट से बाहर निकाल दिया और स्टार को आजाद कर दिया, जिसके बाद से वो जंग अब मॉडर्न डे में फिर से शुरू होगी, जो कि लोका सिनेमैटिक यूनिवर्स का बेसिस बनेगी। एंड स्टार की मूर्ति भी हम देख सकते हैं उसी गुफा में जहां नीली को उसकी पावर्स मिलती हैं। सो इट इज पॉसिबल कि नीली की क्रिएशन भी स्टार से रिलेटेड हो सकती है। फिर यहाँ पर देखो हम कई सारे बच्चे देख सकते हैं जो एक ही जैसे दिख रहे हैं एंड नेक्स्ट फ्रेम में वो लोगों को मार भी रहे हैं। वेल ये कौन है क्या है इसको समझाने के लिए थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर यहाँ एक वॉरियर हमें जंगल में दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे एक और वॉरियर ऐसे रोमन ग्रीक वॉर में दिखाया जाता है। बेसिकली ये इम्प्लाई करते हुए कि ये जो सेलेस्टियल बीइंग्स हैं ये थ्रू आउट द टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे बीच। एंड इस वॉरियर को देखो तो ही लुक्स वेरी सिमिलर टू दुलकर सलमान, क्वाइट पॉसिबली ये चार्ली हो सकता है। फिर यहाँ देखो हम एक और बंदे को देख सकते हैं जिसने किसी को असैसिनेट किया है। एंड रिमेंबर मैंने क्या कहा था कि जो ओडियंस हैं वो असैसिन्स होते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी एन ओडियन और क्वाइट पॉसिबली वो डॉग हो सकता है जो चार्ली के साथ रहता है। फिर ये सीन देखो, यहाँ मूथो ये स्टाफ किसी को दे रहा है। अब ध्यान दो तो ये और कोई नहीं काथनार है। इनफैक्ट फिल्म में एक सीन में हम उसके हाइडआउट में ये स्टाफ देख सकते हैं। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मुथून काथनार को रिक्रूट कर रहा है कि वो चंद्रा जैसे लोगों को ढूंढे, बिकॉज ही वांट्स टू बिल्ड एन आर्मी स्टार के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। बेसिकली मुथून निक फ्यूरी है इस यूनिवर्स का, जो कि एवेंजर्स को असेंबल कर रहा है भविष्य में होने वाली एक बड़ी जंग के लिए, जो कि स्टार के आजाद होने के बाद से शुरू होने वाली है। अब क्या है ये जंग, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फ्यूचर में क्या देखने को मिलेगा, उसके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जो चार्ली एके ओडियन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है हमारे सामने, जहां वो ऑर्गन ट्रेडिंग रैकेट में इन्वॉल्व बचे लोगों को जान से मारता है। ये बेसिकली एक कैरेक्टर इंट्रो की तरह वर्क करता है बस। बाकी फ्यूचर में क्या होगा, इस कैरेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है इस यूनिवर्स में, वो समझने के लिए हमको अभी आगे वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फिल्म्स का। दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन जो आता है वो आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट प्रोबेबली इस फिल्म के सीक्वल को भी स्टैब्लिश करता है। इस सीन में एक अनआइडेंटिफाइड आदमी होता है जो टोबिनो थॉमस यानी कि चाथन से एक गुफा में होने वाले आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन के बारे में पूछता है, जिस एक्सपीडिशन में किसी ने सर्वाइव नहीं किया सिवाय एक मॉन्क के और एक कैमरा के, जिसमें टोबिनो थॉमस जैसे दिखने वाले एक इंसान की फोटो है थोड़ा डिफरेंट लुक में। जिसके जवाब में चाथन कहता है कि ये उसके 389 सिबलिंग्स में से कोई भी हो सकता है, यानी कि टोटल 390 चाथन है और सारे के सारे टोबिनो थॉमस की तरह दिखते हैं। अब इन 390 चाथन के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है केरला लोक साहित्य में, जिसमें ऐसा बताया गया है कि भृंग असुरन और विष्णु माया की जब लड़ाई हुई थी तो विष्णु माया के हाथ में कट लगा एंड जो खून की बूंदे उसके हाथ से गिरी उसी में से 400 चाथन पैदा हुए, जिसमें से 10 चाथन भृंग असुरन के तीर से मारे गए और बाकी के 390 चाथनों ने मिलकर भृंग असुरन को हराया। एंड फिल्म में भी एग्जैक्ट नंबर यूज किया गया है 390, जिसमें से एक को हम देख चुके हैं फिल्म में एंड बाकी के 389 अभी देखना बाकी है। अब वापस आते हैं उस एनिमेटेड सीक्वेंस के इस पार्ट में जहाँ ये एक जैसे दिखने वाले बच्चे हैं। यस, ये सारे के सारे चाथन हैं एंड आई थिंक लोका के यूनिवर्स में चाथन को बनाने वाली स्टार ही है। इसका एक छोटा हिंट हमें इसी फ्रेम में मिलता है जहां ये पीछे मंदिर देखो, ये मंदिर नहीं बल्कि वही स्पेसशिप है जिससे स्टार धरती पे आई थी एंड इट इज पॉसिबल कि चाथन को उसने ही क्रिएट किया हो एंड ऐसे उनका इस्तेमाल करके लोगों पे हमला करवा रही हो, जिनमें से अब एक मूथो के साइड है। जिससे अगला सवाल आता है मूथो और स्टार के बीच की जंग। अब एक बार आते हैं फिल्म के ओपनिंग सीन में जहाँ जंग हो रही है पूरे शहर में, काइंड ऑफ डिस्टोपियन सेटिंग हम देख सकते हैं, जहाँ चंद्रा कुछ रिट्रीव करने आई है एंड उसे लेके वो भाग भी जाती है। इनिशियली ऐसा लगता है कि यहाँ से भागने के बाद वो बैंगलोर आएगी एंड देन बाकी की फिल्म होगी, बट एक्चुअली में कई लोगों ने ये बात ध्यान नहीं दी कि ये जो पूरा सीक्वेंस है ये फ्यूचर में हो रहा है। जिस जंग की वार्निंग मुथू देता है फिल्म में, ये वही जंग हो रही है, काइंड ऑफ इस यूनिवर्स का इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम लेवल का इवेंट, जो पूरी तरह से हमें आगे के पार्ट्स में देखने को मिलेगा। कैसे, अभी समझाता हूँ। जैसा मैंने बताया कि ये पूरी जंग बैंगलोर में हो रही है। अब ये जो लोकेशन है जहाँ पर ये पूरी वॉर हो रही है, शूटिंग हो रही है, बहुत ध्यान से देखो तो ये वही सेम अबैंडन्ड हॉस्पिटल है जहाँ चंद्रा सनी को लेके जाती है गोली लगने के बाद। देखो ये एंट्रेंस देखो, ये कॉरिडोर देखो, ये विंडोज देखो एंड जैसा हम देख सकते हैं कि पूरे बैंगलोर में ऐसे आसमान में मिसाइल लॉन्च हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहे हैं। तो इट इज क्लियर कि भाई इन सम पॉइंट इन फ्यूचर बैंगलोर में एक बड़ी जंग होगी मुथोन की आर्मी और स्टार की आर्मी के बीच, क्योंकि आगे के सीन से भी देखो तो हर तरफ तबाही मची हुई है, लोग भाग रहे हैं। यहाँ हम होली ग्रेल कैफे भी देख सकते हैं, अगेन प्रूविंग कि ये सब बैंगलोर में हो रहा है। यहाँ देखो पूरी ऐसे आर्मी पूरे शहर में फैली हुई है। ओवरऑल एक बहुत बड़ी वॉर सिचुएशन जो क्लियरली स्टार की वजह से ही हुई है। एंड यहाँ चंद्रा क्या रिट्रीव करने आई है ये तो हमको नहीं पता, बट ये कोई मैकगफिन हो सकता है जो स्टार को हराने में काम आए एंड मुथो के लिए चंद्रा उसे रिट्रीव करने आई है। यहाँ ये बंदी जो उसे मारने आई है, हम उसे एक औरत से बात करते हुए सुन सकते हैं, पॉसिबली स्टार। ऑल्सो एक बड़ी स्ट्रेंज चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी, यहाँ देखो मुथोन के कपड़े में हम एक एलिफेंट हेड का सिंबल देख सकते हैं एंड इस सीन में ये जो आई है चंद्रा को मारने, वो सेम सिंबल हम उसके कपड़े में भी देख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर कोई ट्विस्ट है? क्या एक्चुअली मुथोन हीरो ना हो के विलन है एंड स्टार एक्चुअली में सही है, या
माइट भी ये मुथोंग की आर्मी की होगी जो अब स्टार के लिए वर्क कर रही है। वेल काफी कुछ है, थ्योरी बनाते बनाते अब अगर इन केस नेक्स्ट वीडियो बनती है तो उसमें एड्रेस कर लूंगा मैं ये सब। अब जैसा हमको पता है कि ये 5 पार्ट की सीरीज होने वाली है और ऐसे फर्स्ट पार्ट में ही ऐसे एंड गेम को टीज करना ये बात बताता है कि भाई 5 पार्ट की प्लानिंग तगड़ी हो चुकी है। ओवरऑल मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस यूनिवर्स के लिए बिकॉज द लेवल ऑफ डिटेलिंग जो गई है इसे क्रिएट करने में, सिर्फ पहले फिल्म को सेटअप करने में इतनी डिटेल्स गई हैं जो मैंने आपको खुद बताई अभी, तो आप समझ सकते हो कि जो आगे फिल्म्स उनका लेवल क्या होने वाला है। बाकी यहाँ पे खत्म होता है मेरा स्पॉइलर टॉक, और अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है, कोई ऐसी थ्योरीज हैं जो तुम्हारी हैं, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर जैनेट signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.